नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि एनसीईआरटी का हमने सीरीज स्टार्ट किया था और वाटर रिसोर्स का हम ये सेकंड जो है वीडियो ला रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया, ये सेकंड वीडियो है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, आज ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड इनटू द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसा कि जानते हैं कि वाटर रिसोर्स मेरे भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसकी अपनी एक नीड्स है, जरूरत है, और इसका एक क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, डिग्रेशन होता है। लेकिन अब ये सवाल आता है कि यदि ठीक है वाटर रिसोर्स बहुत ही ज्यादा नीड है, बहुत ही ज्यादा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंस है, तो इसको कैसे हम लोग जो है कंजर्व करें और मैनेज करें। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले बोलता है कि आर्कोलॉजिकल जितने भी थे एंड हिस्टोरिकल, है ना, रिकॉर्ड्स ये हमें बताते हैं कि एंशियंट टाइम से जो है ना, एंशियंट टाइम से हैव बीन टू द कंस्ट्रक्टिंग एंड टू द sophisticated hydraulic structures like dams built with the stone pebbles, है ना, रिजर्वायर, लेक, है ना, embankments and canals, irrigations। मतलब बोलता है कि देखिए, आर्कोलॉजिकल सोर्स से हमें पता चलता है, हमें पूर्वजों से पता चलता है, हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से कुछ पता चलता है, ऐतिहासिक जो है रिकॉर्ड से पता चलता है कि नहीं, जो काम आज हम लोग कर रहे हैं वाटर रिसोर्स को बचाने के लिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत ही पहले से होते हुए आ रही है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स लाइक डैम हुआ या बिल्ड हुआ, स्टोन रबर्स हुआ, मतलब पत्थर से बने हुए जो डैम थे, ये प्राचीन समय से भी जो है ये बनते हुए आ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? बोलता है नॉट सरप्राइजली वी हैव टू द बोलता है कि कंटिन्यू दिस ट्रेडिंग इन, है ना, मॉडर्न इंडिया। बोलते हैं इसके लिए आपको कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है कि अरे यार डैम बना रहे क्या हम लोग, नहीं भाई साहब, पहले भी बनाते हुए हम लोग आ रहे हैं, है ना। पहले के जो राजा महाराजा थे वो भी ये बनाते थे, है ना। इस बात की हम आपको प्रूफ भी देंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। डैम्स इन द मोस्ट ऑफ आवर टू द बेसिन, ठीक है। तो अब आप कहेंगे अच्छा डैम कैसा होता है, ये तो आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर, है ना, डैम किस तरह से कैसे है, नहीं है। अब यहाँ पर बोलता है कि सर ये बताइए मुझे, हाइड्रोलिकल स्ट्रक्चर्स इनटू द एंशिएंट इंडिया, मतलब जो प्राचीन समय में क्या ऐसे होते थे सर, क्या मतलब जो परंपरा थे क्या कि जो मतलब डैम बनाने का, तो हाँ, कुछ एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपको पता चला है, जानकारी मिली है आर्कोलॉजिकल सोर्स से, तो हम आपको ये बताएंगे कि कैसे जो है पता चला। देखिए, फर्स्ट सेंचुरी यदि बीसी में देखेंगे तो श्रीरंगवेरपुरा, है ना, श्रीरंगवेरपुरा जो इलाहाबाद के पास में है, ये एडवांस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था गंगा फ्लड वाटर का। जानते हैं कि गंगा नदी से जो पानी निकलती है वो प्रयागराज इलाहाबाद से होते हुए वेस्ट बंगाल में चली जाती है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आप ये समझिए कि इलाहाबाद के ही पास में पड़ता है श्रीरंगपुरा, है ना, श्रीरंगवेरापुरा जो है ये आपको इलाहाबाद के पास में ही पड़ता है फर्स्ट विषय में। तो यहाँ पर भी सोर्स मिला है, जानकारी मिला है कि यहाँ पर भी एंशिएंट टाइम में क्या थे, मतलब पानी को मतलब जो है कलेक्ट किया जाता था। और कहां कहां एविडेंस मिला है सर? देखिए, कलिंगा जो कि उड़ीसा का पड़ता है, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर कर्नाटक में, कोल्हापुर जो है महाराष्ट्र में, यहां से ये जानकारी प्राप्त होते हैं। यदि बात करें, जानते हैं कि मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य का, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी जो है डैम, लेक, इरिगेशन सिस्टम जो है इसकी के निर्माण हुआ करते थे। क्लियर है? अब हम यदि बात करें 14 सेंचुरी में, तो हौज खास टैंक जो है इनका निर्माण जो है दिल्ली में हुआ है। लेकिन कौन शासक करवाए हैं? आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री में पढ़े होंगे, स्लेव डायनेस्टी। और स्लेव डायनेस्टी में मेरे भाई इल्तुतमिश नाम का एक क्या था, शासक था, जो श्री फोर्ट को, है ना, पानी सप्लाई करने के लिए ये क्या कहते हैं, बनवाए थे श्री फोर्ट। ठीक है, तो हौज खास के लिए मतलब, ठीक है, तो हौज खास ये टैंक बनवाए थे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ओरिजिनल भी पिक्चर्स दिखाएंगे मेरे भाई। 11th सेंचुरी की बात करें तो भोपाल लेक, है ना, ये बहुत ही बड़ा जो आर्टिफिशियल लेक है। तो ये सब जानकारी जो है ये हमें पता चलता है इससे कि यहाँ पर क्या था कि पहले भी एंशिएंट टाइम में भी तो हम लोग डैम्स बनाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे है ना, ये इल्तुतमिश ने बनाया है ना, हौज खास। ठीक है, और ये भी आप देख पा रहे होंगे, है ना, श्रीरंगवेरपुरा का जो ओरिजिनल पिक्चर्स है ये यहाँ पर भी है, आप इस तरह से इसको भी देख पा रहे होंगे। तो क्लियर है यहाँ तक? बहुत अच्छे से हमने ये आपको बताया कि क्या चीजें नहीं है। लेकिन अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि डैम क्या होता है सर, ये बताइए। डैम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पानी बहुत इकट्ठा किया है ना, और इसको कुछ की टर्म है, इसको स्लिपवे बोला जाता है, जहां पानी बहता है ना, बहुत अच्छे से हमने बताया।
ये चीज देखिए, सबसे पहले तो डैम देख लेते हैं। डैम होता क्या है? डैम इज टू द बैरियर अक्रॉस टू द फ्लोइंग वाटर। डैम कुछ नहीं है, बहते हुए पानी को आप यदि बैरियर कर पाते हैं, रोक पा रहे हैं, लिखा है कि ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट, बोलता है कि एंड रिटार्ड्स द फ्लो ऑफ्टन क्रिएटिंग द रिजर्वायर। मतलब बहते हुए पानी को आप क्या कर पा रहे हैं? रोक पा रहे हैं, है ना। उसकी जो बहने की क्षमता थी, उसकी जो बहने की प्रवृत्ति थी, उसको आप क्या कर रहे हैं? ब्लॉक कर पा रहे हैं। तो इसी को हम लोग बेसिकली मतलब सॉरी डैम कहते हैं। तो आप इस चीज को डैम नहीं करते हैं, बेसिकली ये पानी को डैम कह रहे हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? ये तो कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पर इसको रोका गया है, बैरियर को। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट डैम हैव टू द स्लिपवे, और ज्यादातर जो डैम्स होते हैं ना, उसमें स्लिपवे होते हैं। स्लिपवे मतलब ये पानी जहां से जो है निकलती है, नीचे आती है। तो ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पर ये बता दिए, जहां कर इंटरमीडिएटली टू द कंटिन्यूसली रिलीज द वाटर, जहां पर कंटिन्यू क्या होता है, पानी को वो क्या होता है? रिलीज किया जाता है। और डैम्स आर टू द क्लासिफाई स्ट्रक्चर्स, है ना। बोलता है कि पर्पस टू द हाइट। और डैम्स को बहुत ही दो कैटेगरी में बांटा गया है, बात समझिएगा। एक तो बांटा गया है मेरे भाई किस पे? क्लासिफिकेशन ऑफ द डैम, जो स्ट्रक्चर्स एंड मटेरियल्स के बेसिस पे। किसके मटेरियल? मटेरियल यानी किस चीज से डैम बना है। जो पहली बात करें यदि किस चीज से बना है, तो आप जानते हैं कि मटेरियल के आधार पर तीन कैटेगरी में बांटा गया है। टिम्बर डैम यानी लकड़ियों से बने होते हैं बेसिकली। एम्बार्कमेंट डैम जो कि थोड़ा सा स्टील और कंक्रीट से बने होते हैं, है ना। और मैसनरी डैम्स होते हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि मटेरियल के बेसिस पे हम आपको सारा चीज दिखाएंगे, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे। लेकिन यदि हम बात करें कि हाइट के अकॉर्डिंग बताइए, तो हाइट के अकॉर्डिंग भी डैम का जो होता है तीन कैटेगरी होता है। लो कैटेगरी का होता है, मीडियम कैटेगरी का होता है, और एक हाई कैटेगरी का भी, मतलब हाई डैम्स भी होता है। चलिए हम आपको पिक्चर्स दिखा देते हैं बहुत अच्छे से। देखिए यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये टिम्बर डैम है, यानी एक लकड़ी है, दो लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर लकड़ी देकर जो है इस तरह का डैम को बना दिया जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो पहले के टाइम में तो ऐसे ही डैम हुआ करते थे। अब यहाँ पर आप देखिए इस तरह का डैम अभी है। ये क्या है? स्लिपवे है, जहां से ये पानी क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है। तो बहुत अच्छे से आप इस चीज को भी बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एम्बार्कमेंट डैम क्या होता है? ये आप देख पा रहे होंगे, एम्बार्कमेंट डैम, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? इससे मतलब मिट्टी का कटाव भी नहीं होता और पानी दूर एरिया तक भी नहीं जाता है। तो बहुत अच्छे से इसको भी आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं भैया। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। भैया डैम क्या है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पे ये काम करते हैं, समझ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इस टॉपिक को भी। यहाँ पर बोलता है कि डैम वेयर टू द ट्रेडिशनली बिल्ड टू द, है ना। मतलब डैम जो है यदि देखा जाए ट्रेडिशनली, मतलब पहले के टाइम में कैसे मतलब ट्रेडिशनली क्या था, तो ये बिल्ड करते थे बस एक पर्पस है। वो पर्पस क्या होता था कि भैया जो रिवर्स के पानी है, रेन वाटर है, कुड बी द यूज देयर टू द इरिगेटेड एग्रीकल्चर फील्ड्स। मतलब पहले के टाइम में जो भी पानी होते थे, बारिश का पानी होते थे, उनको सिर्फ एग्रीकल्चर के पर्पस से, है ना, जो है यूज किया जाता था। पर अब ऐसा नहीं है। पर अब भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है। टुडे डैम्स आर बिल्ड नॉट जस्ट फॉर टू द इरिगेशन। भैया आज के समय में सिर्फ सिंचाई नहीं की जाती है, बल्कि सिंचाई के अलावा बहुत सारी चीज की जाती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। आप यदि देखेंगे तो डैम्स आर बिल्ड टू बी द जस्ट फॉर टू द इरिगेशन, बट फॉर टू द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम एक टरबाइन लगा देंगे, ठीक है। और ये टरबाइन क्या करेगा? ये टरबाइन घूमते रहेगा, जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, और यहाँ से फिर क्या करेंगे? दूसरे दूसरे एरिया में फैला देंगे। आप जैसे यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख भी पा रहे हैं बहुत अच्छे से। क्लियर है? यहाँ पर देखिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, यहाँ से फिर इसको दे दिए सप्लाई, और यहाँ से सब जगह पर पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो पहले के टाइम में क्या होता था मेरे भाई, कि सिर्फ डैम का इस्तेमाल किया जाता था। जो पहले के टाइम थे कि यहाँ पर सिर्फ लेटर, मतलब बाद पहले जो होता था सिर्फ इरिगेशन के लिए किया जाता, पर आज के डेट में सिर्फ इरिगेशन नहीं है, इसके अलावा वाटर का जो है ना, जो डैम में जो पानी इकट्ठा होता है, वो पानी को क्या करते हैं? वाटर सप्लाई फॉर टू द डोमेस्टिक एंड टू द इंडस्ट्रियल यूज। मतलब आपके जो घरेलू कुछ जो यूज होते हैं नहाने में, है ना, सब चीज में, कपड़ा धोने में, पीने में, तो उसके पानी का भी इस्तेमाल जो है हम लोग डैम के ही पानी से यूज कर पाते हैं। और इंडस्ट्रियल यूज जो आपके कल कारखाने होते हैं, वहां पे भी इस्तेमाल यही पानी का होता है ना। और फ्लड भी कंट्रोल होता है ना। और साथ ही साथ देखे जाएंगे तो इनलैंड नेविगेशन मतलब होता है कि पानी पे आप जो है एक जगह से दूसरे जगह पर क्या कर पाते हैं? ट्रांसपोर्ट भी कर पाते हैं, और फिश का भी ब्रीडिंग हो पाता है। मतलब देखिए आज मल्टीपर्पज नाम से ही पता चल रहा है कि जो है एक काम नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुत सारे अनेक काम होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे कि हम यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ रिक्रिएशन भी हो जाता है हमारा। रिक्रिएशन बोले तो
मतलब आप समझ पाइए कि देखिए पानी में हम लोग कभी कभी क्या जाते हैं, हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर ये बहुत अच्छा नजारा है, आपके लिए देख पा रहे होंगे, तो यहाँ बहुत अच्छा नजारा है, यहाँ पर बोटिंग करेंगे, आप देख पा रहे होंगे पिक्चर्स में बोटिंग कर रहे हैं लोग, है ना, इंजॉय कर रहे हैं, मतलब मूड को फ्रेश कर रहे हैं। तो आज के डेट में देखिए कितना चीज फायदा है, पहले तो सिर्फ इरिगेशन के पर्पज से डैम बनाया जाता था, पर आज तो रिक्रिएशन भी करेंगे, फिशिंग भी करेंगे, है ना, फ्लड को भी कंट्रोल करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, है ना, डोमेस्टिक यूज करेंगे, इंडस्ट्रियल का यूज करेंगे, तो ये सारे पर्पस है, मतलब मल्टीपर्पस आज जो है हम लोग डैम को यूज कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट आप समझ में आ गया होगा, डैम्स आर नाउ टू द रेफर्ड एज टू द मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, आज वेयर द मेनी यूज ऑफ टू द बोलता है कि इंपाउंड वाटर एंड टू द इरिगेटेड विद टू द वन अनदर। तो बहुत अच्छे से आप समझ में आएंगे मल्टीपर्पस क्या है, नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपर्पस। एग्जाम्पल के लिए बताइए सर, एग्जाम्पल के लिए हम आपको दो चीज बता रहे हैं, सतलज ब्यास रिवर बेसिन, सतलज ब्यास रिवर, ठीक है, जो कि किस पे है, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट पे है ना, ये एक बांध बनाया गया था भाखरा नांगल, है ना, डैम, ठीक है, ये जो बनाया गया था, वाटर इज बीइंग यूज्ड बोथ फॉर, मतलब यहाँ की जो पानी है, यहाँ पर दो चीज होता है सिर्फ, मतलब दो, मतलब और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही काम होता है, दो काम होता है। देखिए यहाँ पर बोलता है कि हाइड्रोलॉजिकल पावर प्रोडक्शन एंड टू द इरिगेशन, मतलब यहाँ पर सिंचाई तो होता ही है, इरिगेशन तो होता ही है मेरे भाई, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या करते हैं, बिजली भी बनाने का काम किया जाता है। सतलज ब्यास रिवर जो बेसिन है वो क्या, यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि ये सब चीज इरिगेशन के साथ साथ यहाँ पर क्या किया जाता है, बिजली का भी उत्पादन किया जाता है। और यदि हम बात करें हीराकुंड प्रोजेक्ट का, हीराकुंड प्रोजेक्ट आपके बुक में दिया होगा, जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पर महानदी बेसिन के ऊपर बनाया गया है, यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर कंजर्वेशन किया जाता है पानी का, और साथ ही साथ फ्लड का भी कंट्रोल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर भाखरा नांगल प्रोजेक्ट यहाँ पर ही है, ठीक है, तो ये चीज हम आपको बता दिया, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट कहाँ है, कैसे है, नहीं है ना। और मान के चलिए कि हम आपको ये भी बता रहे हैं कि ये जो है मतलब ये जो भाखरा नांगल बांध है, ये प्रधानमंत्री तत्कालिक उस समय जो थे नेहरू जी थे, है ना, जवाहरलाल नेहरू, है ना, इन्होंने ही भाखरा नांगल डैम का उद्घाटन किया था। और भाखरा और नागल को अलग अलग बांध जो है, एक हिमाचल में है तो दूसरा क्या है, अलग अलग जगह पर, हिमाचल और दूसरा पंजाब में है। डैम का काम पूरा होने में लगभग 12 साल लगा था। इसे बनाने के लिए अमेरिका के भाई इंजीनियर्स आए थे, ये सब तो छोड़ दीजिए, आपको काम तो सिर्फ है कि 1963, और उद्घाटन कौन किया था, जवाहरलाल नेहरू। तो क्लियर है, उद्घाटन कौन किया था, जवाहरलाल नेहरू। और इसी की वजह से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में आप देखिए कि हमारे जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया, बात समझ रहे क्यों, क्योंकि आधुनिक भारत का ये क्या है, डैम आधुनिक भारत का मंदिर नाम से जाना जाता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू हुई, क्योंकि बहुत सारा काम करते हैं आज डैम के थ्रू से। वाई, क्यों कहा, क्योंकि द व्हीकल दैट द वुड लीड द नेशंस टू द डेवलपमेंट। देखिए यदि डैम होगा तो हमारा देश बहुत ज्यादा क्या करेगा, डेवलप करेगा, डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, इससे हमारा देश प्रोग्रेस करेगा, ओवरकमिंग ऑफ टू द हैंडीकैप ऑफ दिस टू द कॉल, मतलब पहले जो नहीं हो पाया वो अब हम लोग कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सकता है हमारा, मतलब एक चीज, हर एक चीज दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सकता है। एग्रीकल्चर को आप बूस्ट अप करेंगे, विलेज बहुत अच्छा हो जाएगा, वहां का इकोनॉमिक अच्छा हो जाएगा, रैपिड इंडस्ट्रीज आ जाएंगे, बात समझ में है, बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रीज जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ग्रो अप टू द अर्बन इकोनॉमी, और इससे क्या होगा कि हमारा जो अर्बन इकोनॉमिक्स है ना, ये भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा, डेवलप करेगा। तो आप समझ रहे हैं कि हर चीज हमारा डेवलप बहुत ही अच्छे से करेगा, है ना, एक चीज को डेवलप करने से। तो क्लियर है यहाँ तक बहुत अच्छे से। आप देखिए पानी आएगा तो आएगा तो आप कारखाने भी आएंगे, कारखाने आएंगे, फिर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा, लोगों को रोजगार देंगे, तो फिर वहां पर और भी बहुत सारा चीज डेवलप धीरे धीरे हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि इसको द टेंपल ऑफ द मॉडर्न इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। तो क्लियर है यहाँ तक, को बहुत अच्छे से इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जाता है कि अपोजिशन ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब रीजन क्या है भैया, क्यों अपोजिशन किया जाता है ना। देखिए बोलता है कि रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ द रिवर्स इफेक्ट देयर द नेचुरल फ्लो काउजिंग पुअर सेडिमेंट्स, है ना, फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशंस अप टू द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर। ये क्या चीज है भाई साहब, देखिए होता क्या है कि होता क्या है, इस चीज को आप ऐसे समझिए कि मान के चलिए यहां पर आपको हम एक डैम दिखा रहे हैं। देखिए यहां पर पहले आप डैम मान के चलिए, ये आप डैम देख पा रहे हैं, इस डैम में बहुत सारा सेडिमेंट्स है। पानी जब अपने साथ में आती है तो सेडिमेंट्स लेके आती है बहुत सारा, और जब सेडिमेंट्स लेके आती है तो बहुत सारा सेडिमेंट्स यहाँ पर क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो ऊपर का जो लेयर होता है ना, ऊपर का जो लेयर होता है पानी का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और जिससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा फिर क्या होता है, पानी का मतलब जो है मतलब मान के चलिए कि कोई गिलास है, गिलास में आप बालू वुलू या सेडिमेंट डाल देंगे तो उसके ऊपर में पानी क्या होगा, लेयर बढ़ जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो यही चीज यहाँ पर बताना चाह रहा है
कि यहाँ पर यही चीज बताना चाह रहा है, एक चीज में, हाँ, तो आप देखिए यहाँ पर बोलता है कि अपोजिशन ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, रीजन क्या है कि रेगुलेटिंग एंड टू द डैमेजिंग रिवर्स इफेक्ट देयर द नेचुरल फ्लो काउजिंग पुअर सेडिमेंट। तो मतलब वहां पर सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, एंड फ्लो टू द एक्सेसिव सेडिमेंटेशन अप टू द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर। तो रिजर्वायर में क्या होता है कि बहुत बॉटम में, मतलब जहां पानी इकट्ठा किया वहां पर बहुत ज्यादा क्या होता है, सेडिमेंट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या दिक्कत होता है देखिएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर जब मान के चलिए क्या होता है कि रिजल्टिंग आपको क्या मिलेगा, रॉकियर स्ट्रीम बेड, मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर मिलेंगे। आप देखिए यहाँ पर है ना, इस तरह से आपको क्या मिलेंगे, पत्थर ही पत्थर मिलेंगे, रॉकियर स्ट्रीम बेड मिल जाएगा। क्यों क्यों यहाँ पर मिल गया, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ की सारे सेडिमेंट्स क्या हो चुके हैं, सेडिमेंट्स बह गए हैं। बात समझ रहे, नीचे जस्ट नीचे, यानी डैम के नीचे फिर क्या हो गया है, नीचे यहाँ पर मान के चलिए ये डैम है, तो डैम के नीचे क्या हो गया, ये वाला एरिया है। बात समझ में आ रहा है। और चूंकि यहाँ पर क्या है, रॉकियर बेड हो गया है, पथरीला एरिया हो गया, रिजल्टिंग इज टू द रॉकियर स्ट्रीम बेड्स, है ना। और पुअर बोलता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर पुअर यानी हैबिटेट्स जो है रिवर्स में, एक्वेटिक लाइफ बहुत ही कम हो जाते हैं। क्यों, एक्वेटिक लाइफ भी यहाँ रहते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेडिमेंट्स नहीं है, वो लोग खाएंगे पिएंगे क्या। और साथ ही साथ आप देखिए कि डैम्स फ्रेगमेंट रिवर्स, अब मान के चलिए कि ये डैम है ना, यहाँ पर पानी, अब इस पानी को आप क्या करते हैं, अब इस पानी को आप इधर काट के लेके चल गए, मान के चलिए कि इस पानी को आप लेके चल गए इधर, है ना, बात समझिए। तो यहाँ की पानी जब इधर चल जाएगी तो यहाँ पर फिश जो हो गए, फिश भी अलग ही एरिया में चल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो डैम फ्रेगमेंट्स रिवर्स मेकिंग इट टू द डिफिकल्ट टू द एक्वेटिक फोना, तो यहाँ पर फ्लोरा एंड फोना भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये क्यों होता है, ये माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर चल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेडिमेंट्स ही नहीं है। बात समझ पा रहे हैं। यहाँ की जो मछलियां हैं वो आगे चल जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पानी का वो उतना फ्लो नहीं होता है। जब पानी ही नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा पानी रहेगी तो यहाँ पर मछली रहेगी, मछली पानी को आप काट दीजिए तो मछली भी इधर उधर चल जाएगी, ठीक है। तो इक्वेटिक फोना एंड द माइग्रेट स्पेशली फॉर टू द, है ना, बोलता है कि स्पॉनिंग, मतलब एक तरह का ये जो है, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक तरह का मतलब एक्वेटिक ही एनिमल्स है ना, सबमर्ज अप टू द एक्सिस्टिंग वेजिटेबल्स एंड द सॉइल लीडिंग टू डिकम्पोजिशंस ओवर टू द पीरियड ऑफ टाइम। और धीरे धीरे इस तरह से क्या होता है, मिट्टी भी वहां की खराब होने लगती है ना। तो ये चीज है, वेजिटेशंस वहां की खराब होने लगती है ना, सॉइल लीडिंग भी बहुत खराब होने लगती है। तो ये सब चीजें, तो ये चीज हम आपको बहुत अच्छे से बता दिए। अब यहाँ पर देखिए बोलता है कि अपोजिशन टू द लार्ज डैम, है ना। अब देखिए क्यों अपोजिशन किया जाता है, मल्टीपर्पज ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द लार्ज डैम हैव टू द आल्सो बीन टू द काउज ऑफ द मेनी न्यू इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स लाइक टू द नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड टू द टीर। सर एक बात बताइए, जब इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा डैम्स, तो भाई साहब फिर ये अपोजिशन क्यों करते हैं, क्योंकि ये जगह कभी कभी जो है ना, ये बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, क्यों करते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं, मान के चलिए जो सभी ट्राइब्स भाई है वो अपने जगह पर रहते हैं, मान के चलिए, है ना, और डैम्स बनेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ट्राइब्स भाई को, मान के चलिए यहाँ पर डैम बन रहा है, तो अब यहाँ पर डैम बन रहा है तो आप क्या देखेंगे कि डैम बन रहा है, मान के चलिए कि यहाँ पर किन्हीं का घर है ना, और मान के चलिए कि यहाँ पर किन्हीं का घर है। अब यहाँ पर डैम बन जाने से क्या होता है, इन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, और घर से इन लोगों का बहुत एक अच्छा सा क्या आता है, इमोशन रहता है। क्लियर है यहाँ तक। और इमोशन होने की वजह से फिर क्या होता है कि इन लोगों को घर छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर जो ये लोग जो फैसिलिटीज ले रहे थे, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट जो ले रहे थे, ये सब उनको छोड़ना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ट्राइब्स लोग क्या करते हैं, क्योंकि मान के चलिए कि कभी ना कभी इस डैम में पानी भर जाएगा तो इन लोगों को क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा, फ्लड आ जाएगा, बारिश बहुत ज्यादा होने से पानी भर जाएगी, फिर ये पानी छूटेगा, कभी कभी ना बाहर निकलेगा, तो इस लोगों को दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ये लोग अपोजिशन करते हैं कि नहीं भाई डैम नहीं बनने देंगे। हम मानते हैं कि बिजली बनता है, बिजली सब चीज होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है, पर भैया कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान है। बात समझ रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें एक है नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी डैम आंदोलन, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर बोलता है कि क्यों, तो ये हम बता दिया, वाई कि लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट, मतलब बहुत लोगों का क्या होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होने लगता है लोकल कम्युनिटीज का। लोकल पीपल जो होते हैं हैड गिव अप टू देयर द लैंड लिवलीहुड, है ना, वहां के जो लोकल लोग होते हैं उन लोग का जीवन यापन भी उसी लैंड पे मतलब चलता है, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट से चलता है। मतलब जो वो लोग अपने जमीन देते हैं, है ना, कम दामों में जमीन ले लिया जाता है, और भी बहुत सारा तरह का प्रॉब्लम्स होता है। और इसको फिर मर्ज एक्सेस टू द कंट्रोल ओवर टू द रिसोर्स फॉर टू द ग्रेटर गुड्स ऑफ टू द नेशन, है ना, बात समझिए। मतलब जमीन तो हम दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो है, हमारा कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, किन्हीं और का ही डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो हु गेट्स टू द बेनिफिट, तो फिर ये बेनिफिट ले कौन रहा है जब हमारा बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो चलिए बताते हैं आपको कि ये बेनिफिट किसका हो रहा है। देखिए
इरिगेशन हैज, ये तो समझ में आ रहा है, इरिगेशन हैज टू द चेंज टू द क्रॉपिंग पैटर्न फॉर द मेनी रीजन। अब देखिए कभी कभी बोलता है कि आप यदि इरिगेशन करते हैं तो आपका क्रॉपिंग पैटर्न जो है ये भी आपका क्या हो जाता है, ये भी क्रॉपिंग पैटर्न भी अलग अलग हो जाता है, ठीक है। और बोलता है कि विद फार्मर शिफ्टिंग टू द वाटर इंटीग्रेटेड एंड टू द कॉमर्शियल क्रॉप, और जैसे इरिगेशन होगा, मान के चलिए कि आप हिमाचल प्रदेश में जो प्रोडक्ट है ना, एप्पल है, वो आप बिहार में नहीं उगा सकते, आप काजू केरल में ही उग सकता है, क्योंकि वो उसका क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है, पानी भी वैसा मिल रहा है, तो जैसा पानी मिलता है वैसा ये काम हो सकता है प्रोडक्शन। तो उसी तरह से बोलता है कि इरिगेशन आप बदलिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन भी आपका बदल जाएगा। और बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसका इम्पैक्ट यदि देखेंगे तो आपका जो सॉल्ट का परसेंटेज है वो मिट्टी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, स्लाइन का मतलब सलाइनेशन जो है वो मिट्टी में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक्सेसिव इरिगेशन लेड टू बी द इंक्रीज द सॉल्ट कंटेंट ऑफ द सॉइल, है ना, क्योंकि उसमें जानते हैं कि पानी में क्या होता है, आपके डैम के भी पानी में क्या होता है, सॉल्ट का परसेंटेज होता है, और ज्यादा फिर पानी आ जाने से क्या होता है, मिट्टी में क्या हो जाएगा, सॉइल का परसेंटेज, मतलब मिट्टी में जो है नमक का परसेंटेज बढ़ जाएगा, इससे आपका लैंड खराब हो सकता है। और साथ ही साथ यदि देखे जाएगा तो ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप, मतलब होता है कि अमीर और गरीब के बीच में वो जो है ना इम्पैक्ट ये भी देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा खाई हो जाता है। कैसे खाई हो जाता है, आप देखते हैं इंक्रीज द सोशल गैप बिटवीन टू द रिचर्स लैंडलॉर्ड्स एंड टू द लैंडलेस पोर। मतलब आप ऐसा समझिए कि होता क्या है कि जो जमींदार लोग होते हैं उनके पास तो ठीक है, चलो अच्छा है ना, अच्छा खासा सब चीज मिल रहा है, फैसिलिटीज मिल रहा है, डैम बना रहे हैं उनको, लेकिन भैया जो लैंडलेस पुअर होता है ना, उनको क्या मिलता है, उनको तो अपना जमीन बेचना पड़ जाता है, उनको जमीन छोड़ना पड़ जाता है, बात समझ रहे। तो लैंडलेस जो पुअर लोग होते हैं, गरीब जो आदमी होता है, उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाता है, और इस तरह से अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज्यादा का खाई हो जाता है। हम आपको ये चीज भी बता देते हैं, देखिए यहाँ पर कि ऑब्जेक्शंस क्या होता है डैम प्रोजेक्ट का। देखिए पर्पस क्या है, पर्पस क्या है डैम का, कंस्ट्रक्शन करना है ना, और कंट्रोल करना फ्लड को, यदि आप डैम बनाते हैं तो ये सब पर्पस है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाता है ना, इन मेनी डैम्स हैव टू द ट्रिगर टू द इंक्रीज फ्लड, मतलब क्या हो जाता है कि ये प्रॉब्लम्स हो जाता है कि जब आप डैम नहीं बनाते तो बहुत ज्यादा फ्लड आ जाता है, ठीक है, मतलब बाढ़ आ जाता है। लेकिन हाउ, इसको एक्सप्लेन करते हैं सेडिमेंट, ये तो हमने बता दिया कि मिट्टी भर जाती है भाई साहब, स्टोरेज कम हो जाता है यहाँ पर, है ना, बहुत सारा चीज है, और मतलब आपका सॉल्ट का परसेंटेज बढ़ जाता है, क्लियर है। और एक्सेसिव रेनफॉल के टाइम में फ्लड कंट्रोल करने में बहुत ही अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान। इम्पैक्ट क्या होता है सर, इम्पैक्ट क्या होता है, मतलब बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है ना, बात समझ रहे हैं। तो वाटर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है, क्लियर है यहाँ पर। तो बहुत अच्छे से हम आपको ये चीज समझा रहे हैं। और कभी कभी तो आपको देखने को ये भी मिलता है कि दो राज्यों के बीच में भी कभी कभी लड़ाई हो जाता है, बात समझ रहे हैं, दो राज्यों के बीच में। देखिए यहाँ पर बोलता है द डैम डिड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल्स, है ना, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू द वांटिंग द डिफरेंट यूजेस एंड द बेनिफिट्स फ्रॉम टू द सेम वाटर रिसोर्स, मतलब पानी के सेम रिसोर्स है, मतलब उसी पानी के लिए कभी कभी लड़ाई हो जाता है। देखिए पानी का तो यूज सेम ही है, ठीक है, लिखा है कि सेम वाटर रिसोर्स बट द डिफरेंट यूज, है ना, इसके लिए कभी कभी लड़ाई हो जाता है। कैसे आप बोलेंगे, देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए गुजरात में साबरमती बेसिन में फार्मर क्या करते थे, है ना, ये मतलब जो है राइट कर देते थे। क्यों राइट करते थे, राइट करते थे ओवर द हायर प्रायोरिटी गिवन टू द वाटर सप्लाई, है ना, अर्बन एरिया। ये लोग क्या करते थे, गांव के लोग, ये बहुत ही ज्यादा क्या करते थे, राइट कर देते। क्यों, अरे ठीक है, मान के चलिए कि पानी का यूज सबको है, अर्बन एरिया को भी और रूरल एरिया को भी, लेकिन आप यदि प्राथमिकता दे रहे हैं सिर्फ शहर के आदमी को, तो ये तो गलत बात है ना, इन लोगों का मानना था। तो इसीलिए गुजरात में जो है ये साबरमती बेसिन में यहाँ पर लोग क्या करते थे, राइट्स कर देते थे। अब बोलता है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट भी देखने को मिलता है, मतलब दो राज्यों के बीच में, है ना, दो सरकारों के बीच में कभी कभी जो है ये देखने को डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलता है, जिसमें से बोला जाता है कि एक है कृष्णा गोदावरी डिस्ट्रीब्यूट और कावेरी डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि कावेरी और ये डिस्ट्रीब्यूट किनके किनके बीच में है, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर बोला जाता है कि कृष्णा गोदावरी वाटर डिस्ट्रीब्यूट जो है किन के बीच में, किन राज्यों के बीच में देखने को मिलता है, भैया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यदि हम बात करें कि कावेरी डिस्ट्रीब्यूट जो है ना, ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी के बीच में है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये चीज हम आपको बता रहे हैं, कभी कभी दो राज्यों के बीच में भी क्या हो जाता है, ये पानी को लेकर जो है, कभी कभी पानी को लेकर ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाता है कि पानी का ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इसका निगेटिव इंपैक्ट भी देखा गया है, डैम्स का निगेटिव इंपैक्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का। क्या है निगेटिव इंपैक्ट, देखिए पानी, डैम तो बनेगा, है ना, और डैम बनने से फिर कभी कभी क्या होगा, पानी बहुत ज्यादा आ जाएगा,
बाढ़ आ जाता है, फ्लड आ जाता है। फ्लड का डिसएडवांटेज क्या है कि यदि फ्लड आता है तो डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पर लाइफ और प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा क्या होता है, नुकसान होता है, बहुत जान माल की बहुत क्षति होती है, आप जानते होंगे, है ना। फ्लड्स हैव टू डिस्ट्रॉय लाइफ एंड द प्रॉपर्टी, आपके सब चीज नुकसान होता है ना। और साथ ही साथ आप देखते हैं सिल्ट लीडिंग एंड द लैंड एंड टू द डिग्रेडेशन, यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन भी बहुत ज्यादा होता है, जमीन बहुत ही खतर का मतलब जो है खराब हो जाता है ना। सॉइल इरोजन बहुत जाता है। बिहार में अभी रिसेंटली एक जमनिया गांव है, आप देखिएगा वहां पर, है ना, अभी कुछ दिन पहले वहां पर बाढ़ आई थी, लाखों लाखों जो है मतलब नुकसान हुआ था, कितने घर जो है तबाह हो गए थे, घर पानी में बह जा रहे थे, आप जरूर सर्च करिएगा, है ना। वाटर बॉर्न डिजीज द पॉल्यूशन, जब बाढ़ आते हैं ना भाई साहब, तो आप क्या देखते हैं वहां पर पानी से रिलेटेड आपको क्या देखने को मिलता है, बीमारियां भी देखने को मिलता है, पॉल्यूशन भी देखने को मिलता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, है ना, ये अर्थ। अच्छा, जब आप डैम बनाते हैं तो पानी का जो वजन होता है वो भी वहां पर बहुत ज्यादा हो जाता है ना, और मतलब वहां पर वजन ज्यादा होने की वजह से वहां पर अर्थक्वेक, यानी आप क्या जानते हैं कि वहां पर भूकंप आने की भी संभावना होती है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम आपको बताते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर बारिश के पानी का हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से जो है उसको कलेक्शन करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। देखिए बोलता है कि गिवन दैट डिसएडवांटेज एंड राइजिंग रिस्ट्रिक्शंस अगेंस्ट टू द लार्ज डैम प्रोजेक्ट, जैसा कि हमने जान रहा था, अभी हमने देखा कि डैम बनाने से बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं, वायलेंस भी करते हैं कि भैया डैम नहीं बनना चाहिए क्योंकि हमें अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो ये जो मतलब हमने हम लोग जो अभी पढ़े हैं डिसएडवांटेज, है ना, कि राइजिंग द रिस्ट्रिक्शंस अगेंस्ट टू द लार्ज डैम प्रोजेक्ट का, तो इसके लिए हम आप एक काम कर सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, है ना। ये क्या होगा, मोर सस्टेनेबल जो है ऑप्शन हो सकता है हमारी लाइफ के लिए, है ना। तो समझ पा रहे हैं, बारिश के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इससे फायदा क्या होगा सर, एक नंबर पे फायदा ये होगा कि आपको इट डज नॉट टू द डिस्प्लेस्ड पीपल, किसी लोगों को डिस्प्लेस नहीं होना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाना पड़ेगा। और दूसरा नंबर पे आप क्या देखते हैं, इट डज नॉट हार्म टू द इन्वायरमेंट, और आप जानते हैं कि कोई इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जैसे अभी हमने देखा कि डैम बनाने से तो भैया भूकंप आ जा रहे थे, लेकिन भैया इसके आने से कोई इन्वायरमेंट में कोई भी भूकंप नहीं आएगा या कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। आप बारिश के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, इट इज द चीपर भैया, ये बहुत ही सस्ता भी है। और साथ ही साथ बिल्डिंग लार्ज डैम, मतलब आप डैम बनाएंगे तो वहां पर कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, बल्कि यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा सस्ता होगा। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू द कॉस्ट इफिशियंसी, ये बहुत ही ज्यादा सस्ता है ना, आप इसको बना सकते हैं, बल्कि डैम में आपको बहुत ज्यादा क्या पड़ रहा था, खर्चा पड़ रहा था। अब देखिए, अब बोलता है कि इन एंशियंट टाइम में भी जो है ना, पहले के टाइम में भी लोग क्या कर रहे थे, डैम को बना रहे थे, है ना, एंशियंट टाइम में भी विथ टू द सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स जो है बना रहे थे। मतलब पानी से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स है, पानी को जमा करने के लिए वो लोग जो है पहले से भी लोग बना रहे थे। मैंने आपको एग्जांपल शुरू में भी दिया था, है ना। इसके लिए देखिए बोलता है कि एक नंबर पे है, बोलता है हिल एरिया में आप जाएंगे, माउंटेन एरिया में जाएंगे, तो वहां के लोग क्या करते हैं, वहां के लोग जो है कुछ डाइवर्जन कर देते हैं, मतलब हिली एरिया से जो पानी आते हैं उसको डाइवर्जन मतलब काट के ना वो एक जगह पर कलेक्ट कर लेते हैं, है ना, उसके कैनाल्स को, और उसे ग्यूल्स या क्यूल्स बोला जाता है वेस्टर्न हिमालय वाले एग्रीकल्चर में। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको और डिटेल्स में यहाँ बता देते हैं कि हिली एरिया में जो व्यूल्स है, ये कैनाल्स कंस्ट्रक्शन बाय टू द पीपल, वहां पर लोग जो है इसको बनाते हैं, तो फॉर टू द फंक्शन ऑफ टू द इरिगेशंस दे आर टू द क्रिएटेड एंड टू द यूज, ताकि ये इरिगेट करके और यूज करके बहुत अच्छे से बना पाए। देयर विल बी द कैनल्स एंड टू द डाइवर्जन, ये क्या करते हैं, ये डाइवर्जन करके ये कैनल्स को बनाते हैं बेसिकली, है ना। इन द स्टेट ऑफ द बेसिकली कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, दे आर द मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे से हमने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो है, ये मतलब जो है क्यूज क्या है, ये हमने बहुत अच्छे से बताया। कैसे होता है सर, पिक्चर्स भी दिखा दीजिए, ये लोग क्या करते हैं, पिक्चर्स भी हम आपको दिखाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए हिल एरिया में, यहाँ पर एक तरह से क्या करते हैं, हिल एरिया में एकदम पानी को क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, है ना, कैनाल्स को काट के, मतलब जो है यहाँ पर चैनल्स बना के इसको बहुत अच्छे से, ताकि इस पानी का इस्तेमाल बाद में किया जा सके। एक पिक्चर्स और है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे, रुकिए हम आपको दिखा रहे हैं ये वाला चीज पिक्चर्स। अब देखिए यहाँ पर ये पानी का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड्स है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, कि यहाँ पर पानी को कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, लोकल जो लोग होते हैं इस तरह का, और गर्मियों में फिर इस पानी का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझा दिया हम आपको, क्लियर है यहाँ तक। अब हम आपको ये चीज भी बताते हैं मेरे भाई कि यहाँ पर देखिए कि इन द फ्लड पेन बंगाल में पीपल्स हैव टू द डेवलप, है ना, इन्यूडेशन कैनाल्स इरिगेशन देयर द फील्ड। अब बंगाल में इस तरह का ही यूज होता है, आप इसको पिक्चर्स भी देख लीजिए। मतलब होता क्या है, आप ऐसे समझिए कि होता क्या है, देखिए यहाँ पर
यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है ना, आइडियल। तो ये होता क्या है, यहाँ पर देखिए वहां पर भी पानी आ रहा है, ऐसे करके नीचे आएगा और यहाँ पर हम लोग क्या बताते हैं, खादिम ऐसे करके बना देते हैं बैरिकेड करके, जहां पर पानी पूरा क्या होगा, यहाँ पर रुक जाएगा, जिससे हम लोग फिर ये पानी जो है सीपेज हो जाएगा नीचे, पानी जमीन के अंदर, और फिर क्या हो जाएगा, ये अंडरग्राउंड वाटर बहुत ही अच्छा से हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ही बताया गया है। और यहाँ पर बोला गया है कि एरिड और सेमी एरिड रीजन में एग्रीकल्चर फील्ड जो है वेयर कंस्ट्रक्शन है ना, रेन फेड storage structures that to the allow to the water to stand and to the moisture soil like to the खादिम्स एंड द जैसलमेर है ना, जोहाट्स में, ये सब राजस्थान में, जो कि हम ये आपको पिक्चर्स जो अभी हम आपको दिखा रहे थे, ये पिक्चर्स यहाँ पर जो किया जाता है वो यहीं पर ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से बताइए खादिम जो है क्रॉपिंग एरिया कैसे किया जाता है। मतलब पानी तो बह के चले जाती है, यहाँ पर नीचे में गिर जाती है, पर ये लोग क्या करते हैं, बैरिकेड कर देते हैं ताकि पानी रिस्क के नीचे चले जाए और बाद में फिर इस पानी का अंडरग्राउंड वाटर हमारा क्या हो जाए, रिचार्ज हो जाए। तो ये चीज हम आपको बता दिए, ऐसा कहां पर किया जाता है, तो ये जैसलमेर वाला और जोहाट्स, इसी को बोलते हैं राजस्थान वाला एरिया में किया जाता है। क्लियर, यहां तक बहुत अच्छे से हम आपको समझा दिए। अब देखिए यहां पर क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, इस चीज को हम बताते हैं। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब होता है कि पानी को इकट्ठा करना। ठीक है, बारिश के पानी को इकट्ठा करना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पाइप लगा है, पाइप के थ्रू से आ रहा है। एक नंबर पे बोलता है कि रूफ टॉप है ना, रेन वाटर इज द कलेक्टेड यूजिंग द पीवीसी पाइप। भैया पीवीसी पाइप से जो है ना, ये पानी को आप इकट्ठा कर लीजिए। क्लियर है यहाँ तक, अच्छा। और बोलता है कि फिल्टर यूजिंग टू द सैंड एंड द ब्रिक्स, और उसके बाद इस पानी को यहाँ से फिल्टर कर लीजिए। यहाँ पर पत्थर उथर लगा दिया गया, कितना बेहतरीन पिक्चर्स हम आपको दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर। और इसको इकट्ठा करने के बाद फिर क्या बोलता है कि अंडरग्राउंड पाइप टैक्स वाटर टू द सम्स एंड इमीडिएट द यूजेस। और उसके बाद फिर ये वहां पर पाइप लगा और अंडरग्राउंड वाटर, देख रहे हैं पानी अंदर चल जा रहा है। क्लियर है, और देखिए बहुत ही अच्छा से जो है अंडरग्राउंड वाटर जो है बहुत ही अच्छे से भाई रिचार्ज हो जा रहा है। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और एक्सेस वाटर फ्रॉम टू द सम्प इज टू द टेकन द वेल, और बहुत ज्यादा फिर वहां आप मतलब कुआं से जो है पानी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत अच्छे से रिचार्ज हो चुका है अंडरग्राउंड वाटर। और वाटर फ्रॉम टू द वेल है ना, रिचार्ज टू द अंडरग्राउंड वाटर बता दिए कि टेक वाटर फ्रॉम टू द वेल एंड लेटर, और बाद में आप इस कुएं से पानी निकाल सकते हैं। तो क्लियर, यहाँ तक बहुत अच्छे से हम बता दिए। देखिए कितना अच्छा बेहतरीन पिक्चर है। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो हर चीज जो है आपको बहुत ही अच्छे से देख पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बाकी कोई समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे भाई। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया, अब थोड़ा सा देख लेते हैं भारत में कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है मेरे भाई। पिक्चर्स देखिए कितना बेहतरीन हम लाए हैं आपको लिए। यहाँ पर बोला जाता है कि इन द सेमी एरिड रीजन एंड रीजन, राजस्थान में बेसिकली हमने बता दिया कि बीकानेर वाला हुआ है ना, बाड़मेर वाला रीजन हुआ है ना, पलौदी वाला रीजन हुआ। ऑलमोस्ट ऑल ओवर द हाउस ट्रेडिशनली अंडरग्राउंड टैंक्स है ना, जो है ड्रिंकिंग वाटर के लिए वो लोग बनाते हैं। मतलब बेसिकली वो लोग बनाते हैं अंडरग्राउंड में है ना ये टैंक्स, ताकि जो है गर्मी के बाद जो है ये पानी का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से कर पाए। समझ रहे, गर्मी के सीजन में बेसिकली the tanks were to the part of the well है ना, develop rooftop rainwater harvesting system and were the built inside to the main house of to the courtyard है ना, courtyard। मतलब ये लोग क्या है ना, इन लोग का मेन मतलब है ही, इसके बिना काम नहीं कर सकते। ये लोग का क्या है, ये टैंकर वेयर टू द पार्ट ऑफ द वेल डेवलप, ये पार्ट है वो लोग हर घर में करते हैं। इसलिए वीडियो में जो भी देख रहे हैं भाई, आप लोग भी कसम खा लीजिए कि आप लोग जब अपने घर बनाएंगे तो जरूर एक बार क्या करेंगे, एक जो है टैंक्स जरूर बनाएंगे है ना। दे वेयर टू द कनेक्टेड अप टू द स्लोपिंग रूफ्स द हाउस थ्रू टू द पाइप। और यहां से भी हमने बताया आपको कि जो स्लोपिंग रूफ होते हैं यहाँ पर पाइप लगा दिए जाते हैं। पाइप से यहाँ से पानी यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, और इस तरह से पानी आपको कलेक्ट हो जा रहा है टैंक्स में। क्लियर है यहाँ पर। तो रेन फिलिंग ऑन टू द रूफटॉप वुड ट्रेवल डाउन द पाइप एंड वॉश टू द स्टोर। और मतलब जो है जो छत से जो पानी आ रही है वो पाइप के थ्रू से कहाँ चल जाती है, जो आपका अंडरग्राउंड वाटर में चल जाती है, जो स्टोर हो जाता है इन दिस अंडरग्राउंड वाटर टू द टैंक्स। और इसी को बेसिकली टैंक बोला जाता है, टैंक्स है ना। द फर्स्ट स्पिल रेन वाटर यूज द यूजुअली द कलेक्टेड एज दे वुड क्लीन द रूफ्स एंड टू द पाइप्स। देखिए बोलता है कि फर्स्ट बारिश का जो पानी होता है ना, बारिश बरसों रे मेगा मेरा, जो पहली बारिश की पानी होती है ना, उसे हम लोग कलेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं कलेक्ट करते हैं? जैसा कि आप जानते होंगे कि फर्स्ट जो बारिश होती है मेरे भाई, वो आपके छत की एकदम धुलाई कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे डस्ट बैठे होते हैं आपके है ना छत के ऊपर, या फिर बहुत सारा डस्ट जो है कहीं ना कहीं आपके जो है पाइप्स में होते हैं है ना, तो वो कहीं कुछ फंसा होता है,
तो पहली बारिश में होता क्या है कि उसको हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, ऐसे ही बहा देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारा गंदगी रहता है। तो पहली बारिश में आपके छत सभी धुल जाते हैं। पेड़ पौधे भी देखेंगे ना, तो पेड़ पौधे भी आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से वो क्या होता है कि पेड़ पौधे भी बहुत धुल जाते हैं। बारिश में देखिएगा नया नया ही चीज सब दिखने को होता है। और सेकंड जो बारिश होती है, फिर उस पानी को हम लोग कलेक्ट करते हैं। द रेन वाटर फ्रॉम टू द, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा भी है कि वुड क्लीन द रूफ्स एंड टू द पाइप्स एंड द रेन वाटर फ्रॉम टू द सबसिक्वेंट शॉवर वाज टू द देन टू द कलेक्टेड। और जो अगला बारिश होता है उसके पानी को हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से कलेक्ट कर पाते हैं। एडवांटेज क्या है टैंक का? टैंक का एडवांटेज क्या है? देखिए एडवांटेज बहुत ही अच्छा है। एडवांटेज ये अच्छा है कि रेन वाटर कैन बी स्टोर इनटू द टैंकर। बारिश के पानी को आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं मेरे भाई, कलेक्ट कर सकते हैं। रिलायबल सोर्स ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर वेन टू द अनअदर सोर्स टू द ड्राई अप। भैया मतलब होता है कि ये बारिश के पानी को यदि आप इकट्ठा कर लेते हैं तो बाकी कोई भी चीज आपका पानी सूख सकता है, लेकिन ये ड्राई के सीजन में, ये सूखा जब होगा तब आपको ये फायदा देगा। आप इससे पानी का जो है पीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है मेरे भाई। रेन वाटर है ना, या पलार पानी भी जो बोला जाता है, कॉमनली रेफर टू द दिस पार्ट्स, है ना, कंसिडर्ड टू द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द नेचुरल वाटर। आप जैसा कि जानते हैं कि बारिश के पानी को सबसे शुद्ध पानी माना जाता है, प्योरेस्ट वाटर माना जाता है, ये याद रखिएगा। मैनी हाउस है ना, कंस्ट्रक्शन किया जाता है अंडरग्राउंड रूम्स। अब बहुत सारे लोग जो है ना पहले के टाइम में ये क्या करते थे, अंडरग्राउंड रूम्स भी बनाते थे, है ना, टैंक में। अब अंडरग्राउंड रूम क्यों बनाते हैं? रूम तो सर यहाँ पर है ही, लेकिन अंडरग्राउंड रूम्स क्यों बना रहे हैं? आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये घर है ना। अंडरग्राउंड रूम्स इसलिए बनाते थे कि यहाँ पर मान के लिए चलिए पानी है, तो पानी है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, मेनी हाउस कंस्ट्रक्शन टू अंडरग्राउंड रूम्स बिकॉज एडजॉइनिंग टू द टैंक, मतलब जस्ट टैंक से सटा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको बहुत ठंड मिलता है। मान के चलिए टैंक है तो इस दीवार के पास आप जाके बैठेंगे तो वहां पर ठंडक फील आएगा, मतलब गर्मी फील नहीं आता अंडरग्राउंड में। बात समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये जो है ये आपको ठंडक देने का काम करता है ये टैंक। तो यहाँ लिखा है कि बीट टू द समर, मतलब समर के हीट को क्या करता है, हरा देता है, खरा मतलब जो है कम कर देता है। वुड कीप टू द रूम कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल आपको जो है प्रदान करता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए यहाँ पर लोग क्या करते थे पहले के टाइम में, अंडरग्राउंड में भी रूम बनाते थे भाई साहब। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझा दिए। अब हम आपको बताते हैं कि रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन टू द प्रेजेंट टाइम। आज के टाइम में क्या हो रहा है सर, ये तो आप बताएं कि हाँ पहले के टाइम में लोग अंडरग्राउंड में भी रूम बनाते थे, पर आज के टाइम में ऐसा है क्या? तो बोलता है कि टुडे इन वेस्टर्न राजस्थान में जो प्रैक्टिस है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, ये डिक्लाइन होते जा रहा है। बात समझ रहे? अब आप बोलेंगे सर डिक्लाइन क्यों होते जा रहा है, इतना तो मस्त था। इसके पीछे भी रीजन है, आप ही बताइए। पहले लोग क्यों करते थे? क्योंकि भैया उनको पानी नहीं मिलता था, और पानी नहीं मिलता था इसके वजह से वो लोग करते थे, है ना। लेकिन अब क्या हो गया मेरे भाई, अब क्या हो गया है कि इंदिरा गांधी कैनाल्स, आप देख पा रहे हैं इंदिरा गांधी कैनाल्स। अब मान के चलिए आपका घर यहाँ है, एक घर आपका यहाँ है। अब यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, पानी को लेके आ जा रहे हैं पाइप के थ्रू से। बात समझ रहे हैं? अब आप क्यों ही बनाएंगे जब आपको पानी मिल जा रहा है बगल में। मान के चलिए आपका एरिया है, विलेज है, और यहाँ पर आपको मिल जा रहा है, तो आप क्यों लेके आएंगे? बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर बोलता है कि इंदिरा गांधी कैनाल्स थ्रू टू द सम हाउस स्टिल टू द मेंटेन देयर द टैंक्स बिकॉज दे डू नॉट लाइक टू द टेस्ट ऑफ टू द रेप। तो यानी क्या है कि इंदिरा गांधी जो कैनाल्स है जिसके वजह से यहाँ पर पानी जो है लोगों को मिल जा रहा है, इसीलिए दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो है टैंकर को बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? तो मैंने बताया आपको कि टेस्ट ऑफ द टैप वाटर उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है ना। बोलता है कि टुडे दे डू नॉट लाइक। लेकिन हाँ कुछ जो है वेस्टर्न राजस्थान में ये जो कंस्ट्रक्शन है जो रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, ये बहुत ही ज्यादा घट गया है। क्यों घट गया? क्योंकि इंदिरा गांधी कैनाल के आ जाने से अब थोड़ा सा पानी सबको मिलने लगा है, तो इसीलिए। क्लियर है? बाकी आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे से ये पानी को कलेक्ट किया जा रहा है। इट इज तो ये चीज बहुत अच्छे से हम आपको बता दी। अब हम आपको एक एनसीईआरटी में एक केस स्टडी दिया गया है और बताया गया है कि मतलब गेंदाथूर मॉडल के बारे में। गेंदाथूर क्या है देख लीजिए। एक रूरल रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है सक्सेस हुआ था मैसूर में, कर्नाटक का। ये गांव वाले को बहुत ही ज्यादा सैल्यूट है। क्यों सैल्यूट है आप देखेंगे, यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए इन गेंदाथूर बैकवर्ड विलेज था मैसूर का। मैसूर कहाँ पड़ता है बेसिकली? ये कर्नाटक का पड़ता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लगभग 200 घर है। यहाँ पर आप गिन लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे घर दिखेंगे, लगभग 200 घर है। और 200 घर में जो है ना, हर हाउस में इन्होंने इंस्टॉल करके रखा है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। बात समझ रहे भाई साहब? 200 घर है और 200 का 200 सब लोग जो है ना, ये लोग रूफ वाटर जो है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये लोग कलेक्ट करके रखे। बात समझ में आ रहे? बोलता है कि गेंदातूर जो रिसीव करता है 1000 mm एनुअल रेनफॉल, मतलब देखा जाए तो 1000 mm में 1000 mm, और 80% कलेक्ट करता है एफिशिएंसी। और ईच हाउस हैज टू द कलेक्ट अबाउट टू द 50,000 लीटर वाटर एनुअली।
बात समझ रहे, 50,000 पानी मानना पड़ेगा बॉस, है ना। और आपको एक चीज और बोला है कि इन टोटल 200 हाउस में इन द विलेज कलेक्टिवली हार्वेस्टिंग अबाउट 1 लाख लीटर ऑफ टू द रेन वाटर ईयरली। समझ रहे, 1 लाख पानी इन लोग जो है कलेक्ट करते हैं, है ना। सलाम है इन लोगों को बहुत भैया, इन लोग जो पानी को कितना बेहतरीन तरीके, क्योंकि इन्हें पता है पानी की अहमियत कि जब पानी नहीं रहेगा तब हमारा क्या होगा, बात समझ रहे हैं। तो सोचिए कितना 80% जो है कलेक्शन कर लेता है इन लोग पानी को बहुत अच्छे से। तो क्लियर है यहाँ पर, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है, कि पहले के टाइम में भैया अब पाइप तो था नहीं, तो बांस के थ्रू से बैम्बू के थ्रू से जो पानी को कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। बोलता है कि अबाउट 18 से 20 लीटर्स ऑफ द वाटर, है ना, एंटर करता है बैम्बू में, ठीक है। 18 से 20 लीटर पानी दे दिया जाता है, और हर जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो 100 मीटर्स में, मान के चलिए यहां से यहां तक के बीच में कितना होगा, यहां से यहां तक में तो 100 मीटर, कहां होगा, कितना होगा 100 मीटर। सर यहां से यहां तक में कितना होगा, सर ये भी होगा 100 मीटर, बात समझ रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी है, देख पा रहे होंगे 100 ऑफ मीटर। यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, बैम्बू के थ्रू से जो है पानी को सप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो 18 से 20 लीटर पानी हार्वेस्टिंग एंटर द बैम्बू, पानी देते हैं पाइप में सिस्टम इनटू द ट्रांसपोर्ट ओवर टू द 100 ऑफ द मीटर्स एंड टू द रिड्यूस 20 से 80 ड्रॉप्स 20 से 80 ड्रॉप्स पर मिनट एट टू द साइट ऑफ द प्लांट। यानी 18 से 20 लीटर जो है ना पर लीटर, मतलब मिनट्स में आपको ड्रॉप्स मिलता था वो उस प्लांट को, है ना। तो जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है वहां बैम्बू के थ्रू से पानी पहुंच जा रहा है ना। और 18-20 जो है बूंद यहाँ पर ड्रॉप पर मिनट से आपको देखने को मिल रहा है प्लांट्स को। तो ये पहले के टाइम में हुआ करता था, पर अब तो पीवीसी पाइप आ गया, तो देखिए ये चीज है ना। और डाइवर्जेंट करने का होता है तो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में इको फ्रेंडली होता था, ट्रेडिशनल ये चीज इरिगेशन मेथड था। अब यहाँ पर देखिए पिक्चर्स में, यहाँ पर पानी आ रहा था, अब इसको डाइवर्जेंट करना था, मोड़ना था, तो ये बांस लगा दी। तो बैम्बू पाइप्स आर टू द यूज टू बी द डाइवर्ट, है ना, पेरेनियल स्प्रिंग ऑन टू द हिल टॉप्स ऑफ टू द लोअर ऑफ टू द, मतलब तो यानी बेसिकली आप समझ पा रहे हैं कि पानी जब यहाँ से आ रहा था, इसको डाइवर्जन करने के लिए भी आपको बैम्बू का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये जो कैनाल्स आपको दिख रहा है ना, ये जो चैनल्स दिख रहा है सेक्शंस मेड ऑफ टू द बैम्बू, ये क्या करता है, डाइवर्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा पहले इस तरह का इस्तेमाल किया जाता था। पहले भी लोग बहुत ही ज्यादा क्या थे, मतलब जागरूक थे कि कैसे पानी को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना है। पानी के बिना बहुत ही ज्यादा हमारे में जो है बहुत ही ज्यादा फिर दिक्कत हो जाता है। तो क्लियर है, ये था आपका जो चैप्टर वाटर रिसोर्स। हमने बहुत ही अच्छे से 360 एंगल में पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।